हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। ये प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज का 7th लेक्चर है। इस सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है और 7th लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लेक्चर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और ईपीएफओ एग्जामिनेशन के तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यह क्वेश्चन 9th है। बाकी के 8 क्वेश्चन आप इसके पहले के लेक्चर में जाकर के सुन सकते हैं। यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये 2002 में पूछा गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप हेल्पलेस हो जाते हैं। अगर आपको पता होता है तो ही आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 51। इसके डिटेल को हम आगे देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम अलग अलग प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इसके पहले हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को देखा है, गांधीयन प्रिंसिपल को देखा है। इस लेक्चर में हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को देखते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये स्टेट को कुछ चीजें डायरेक्ट करता है, उसे समझते हैं। पहला है टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यह आर्टिकल 44 में कहा गया है। मतलब यह है कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ होंगे। लेकिन भारत इतना डाइवर्स कंट्री है कि सारे नागरिकों के लिए एक जैसा रूल बनाना काफी डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन समय समय पे अलग अलग सरकारों ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। लॉ कमीशन ने अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट भी दिया है कि कैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अब तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और अब तक हम भारत के नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं दे पाए हैं। लेकिन स्टेट का यह दायित्व है, यह इसके लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी और भारत के सभी नागरिकों को एक जैसे रूल प्रोवाइड करेगी। अगला है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन until they complete the age of 6 year, आर्टिकल 45। हम यह राइट टू एजुकेशन में पहले भी देख चुके हैं। आप कमेंट में बताइए कि इस आर्टिकल के सब्जेक्ट मैटर को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया था। हमने यह पॉइंट को राइट टू एजुकेशन में डिस्कस किया है। अब चाहें तो जाकर के हमारे पुराने लेक्चर भी विजिट कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 48, जिसमें यह कहा गया है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे अलाइन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर नए इंप्रूवमेंट होते हैं उन्हें स्टेट इम्बाइब करने की कोशिश करेगी हमारे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। यह आर्टिकल है 48। फिर आर्टिकल 48 यह कहता है कि स्टेट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करेगी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी करेगी। इसके लिए सरकार ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारे रूल बनाए हैं। आपको पता होगा कि अलग अलग कैटेगरी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। टाइगर रिजर्व की भी एक कैटेगरी है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आर्टिकल 48A है। फिर अगला है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिशन ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल मॉन्यूमेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस। सॉरी, ये आर्टिकल 49 है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें भी स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें किसी तरह का हार्म नहीं होने देगी। फिर आता है आर्टिकल 50। यह जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात करता है। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस का कोई इंटरफेरेंस ना हो जुडिशियरी में, इसे भी इंश्योर करना है स्टेट को। यह आर्टिकल 50 है, इसे आप ध्यान रखें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, to foster the respect of international law and treaty obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration। मतलब यह है कि भारत
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ जो हमारे नाइबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करेगा, एक ऑनरेबल रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, और जो भी इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी हैं उसे भी सम्मान करेगा भारत, उसे रेटिफाई करने की कोशिश करेगा। ये सारे आर्टिकल 51 में कहे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल के बेसिस पे हम इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करते हैं और अलग अलग तरह की ट्रीटी साइन करते हैं, जिससे एक ऑनरेबल रिलेशनशिप प्रमोट हो। और यह काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, आपने देखा, और भी आगे भी सवाल पूछा है यूपीएससी ने, सिर्फ एक ही बार नहीं पूछा है। हमने 2002 का सवाल डिस्कस किया था, आगे हम देखेंगे कि और कब कब यूपीएससी ने सिर्फ इस पॉइंट पे सवाल पूछा है। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। अभी जस्ट हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द preamble of the constitution, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, 9th शेड्यूल। अभी अगर आपको याद हो कि आर्टिकल 51 को हमने डिस्कस किया है, जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात कही गई है, तो इसका आंसर है बी। आसानी से इसका आंसर आ जाता है, आप समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1950 एज 2010 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स या सिटीजन को दिया गया है, या स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगला है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, इस ऑप्शन का कुछ मतलब नहीं है। फिर अगला है कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं है। तो एक बचता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको आसानी से कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी की मदद से स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है कि आगे के लॉ कैसे होंगे। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजम्बल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनोमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये 1935 एक्ट का रिजम्बल है, जो भी हमारा अभी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इस पर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वे आर इशूड बाय द गवर्नर जनरल टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. What we call directive principle are merely another name of instrument of instruction. The only difference is that instruction is to legislature and the executive. वहां क्या था, गवर्नर जनरल गवर्नर को इशू करते थे और यहां संविधान के द्वारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 2017 में पूछा गया था। कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सी है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, डी है सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। संसद समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए भी किया गया है, उसे देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की मदद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 4 चीजें जोड़ी गई थी, उसे देखते हैं। पहला है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39 है, हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में से देखा था। फिर है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आर्टिकल 39A है। इन दोनों को सोशल जस्टिस लाने के लिए ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसे आप ध्यान रखें। फिर अगला है टू टेक स्टेप्स to secure the participation of worker in the management of the industries, आर्टिकल 43A। यूपीएससी ने इसी से सवाल पूछा था, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने जस्ट इसको समझा। फिर है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48A है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इससे कभी भी यूपीएससी सवाल बना सकती है, तो इसे आप ध्यान रखें। इन सारे प्रोविजंस को आपको ध्यान रखना है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से यह ऐड किया गया था कि स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टेट यह कोशिश करेगा कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो, लोगों को सेम स्टेटस मिले, सेम अपॉर्चुनिटी मिले। यह आर्टिकल 38 है, काफी इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज करता है। हमने इसको फंडामेंटल राइट्स में भी देखा था और हमने अभी आपसे सवाल भी पूछा है कि किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, तो उसका आंसर है 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें अब क्या चेंज आया था, स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। फिर आता है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। स्टेट यह इंश्योर करेगा कि वॉलंटरली मैनर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट हों और वह एक डेमोक्रेटिक मैनर में काम करें, ना कि कुछ सर्टेन लोगों का वहां आधिपत्य हो। साथ ही साथ उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, यह भी स्टेट इंश्योर करेगा। ये सारे स्टेट की ड्यूटी दी गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitations upon। 1 है legislative function, 2 है executive function। Which of the above statements is are correct? कहने का मतलब यह है कि DPSP legislative function और executive function इन दोनों में से किस पे लिमिटेशन लगाता है। आपका ऑप्शन ए है 1 only, B है 2 only, C है both 1 and 2 and D है neither 1 nor 2। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन पे सोचिए आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यूपीएससी ने बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है जिसमें सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इनका वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या और भी कोई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, नए लेजिस्लेशन पे कोई लिमिटेशन लगाती है, ना ही एग्जीक्यूटिव पे। मतलब ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ये बाध्य नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को उसे माने ही। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। इन दोनों में से किसी पे भी लिमिटेशन नहीं लगाती है डीपीएसपी। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार आपको घुमाने के लिए पूछती है, आपको फंसना नहीं है इसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो आइडियाज हैं उनको स्टेट को ध्यान में रखना है जब वो कोई पॉलिसीज या लॉ बना रहे होंगे। तब स्टेट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, एग्जीक्यूटिव बॉडीज पे ये एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन की तरह काम करती है। वो इसे बाध्य नहीं है फॉलो करने के लिए। किसी भी लेवल का गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि वो डीपीएसपी को फॉलो करे। और ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, इसे लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। बट आर्टिकल 37 में एक बात कहा गया है, उसे आप ध्यान रखिए। These principles are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of state to apply these principles in making laws। मतलब यह है कि स्टेट जब भी गवर्नेंस करेगा तो उसके लिए एक प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। इन प्रिंसिपल पे स्टेट चाहे तो काम कर सकता है, बस यही कहता है आर्टिकल 37। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। ये 2012 में पूछा गया था। पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, तीसरा है 5th शेड्यूल, चौथा है 6th शेड्यूल और छठा है 7th शेड्यूल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बट उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं की थी, बिकॉज इसके जो ऑप्शन थे थोड़े वेग थे। अब देखिए, डीपीएसपी में तो एजुकेशन की बात की गई है, इससे आप एग्री करेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज में भी डिफरेंट आइटम्स डिफाइन किए गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं, उनमें एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। 5th और 6th शेड्यूल जो है ये ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है और ऑफ कोर्स एजुकेशन वहां एक मैटर होगा। तो वैसे अगर आप देखें तो इसमें भी एजुकेशन की बात की गई है। और जो 7th शेड्यूल है इसमें भी स्टेट और यूनियन के बीच जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन है उसमें एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे तो इसके पांचों आंसर होते हैं और आंसर भी पांचों हैं, लेकिन कुछ लोग कहता है कि 6th शेड्यूल में कहीं कहीं एजुकेशन मेंशन नहीं है, एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इसी तरह से 5th शेड्यूल को भी कुछ लोग डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप 3rd और 4th को डिस्कार्ड करेंगे तो भी आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे 3rd और 4th इसमें नहीं है और इसमें 3rd और 4th इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन इसमें 1, 2 और 5 है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि यह है, लेकिन जो ऑटोनोमस बॉडी की बात की गई है उसमें 5th शेड्यूल में, तो उसमें एजुकेशन एक मुद्दा है, तो वहां से कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसके काफी डिफिकल्ट है आंसर फाइंड आउट करना, स्टिल इसका आंसर डी है। तो इसे आप ध्यान रखें। ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल यूपीएससी समटाइम्स पूछ देती है जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें है या नहीं है। तो जनरली इसमें ऑल ऑफ द अबव सेफेस्ट आंसर होता है। ऐसा तुक्का नहीं मारने के लिए आपको बता रहा हूं, बट आप ध्यान रखिएगा, जस्ट कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट कर पाए कि ऑल ऑफ द अबव आंसर आता है, तो जनरली आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल एडुकेट 247 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।